हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो HPTGT कमीशन 25 के लिए अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करी हुई है। आपका ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट जो करा था वो करा था आपका थर्मोडायनेमिक्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, आपको न्यूमेरिकल्स भी है। मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही आए हैं। दैट्स वाई आज मैं जो वीडियो है वो बोर्ड पे लेके आई हूँ, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पे। दैट क्या है? इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तो लिखी है, बट हम इसको बिल्कुल से जनरल सी टर्म में समझेंगे, नॉर्मल सी टर्म में। ठीक है, बुक्स में आपको ये डेफिनेशन हर एक बुक्स में मिल जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, दैट देखो अगर आप इसको ना, केमिस्ट्री में ना बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती है कि उसके नाम में ही उसका आंसर होता है। अब इसका नाम देखो क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या है, कौन सी स्टेट है ये? इक्विलिब्रियम। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है इक्वल, तो मतलब इसमें कुछ तो है जो चीज़ हमारे पास इक्वल है, बस वही हमें फाइंड करनी है। वहीं से हमें इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। ठीक है, देखो वैसे एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ प्रोसेस, कि प्रोसेस की वो वाली स्टेट जब ना तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वो कुछ भी चेंज नहीं करता है। जो भी हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, तब उस स्टेट को क्या बोला जाता है? उस स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसको हम समझते हैं अपने रिएक्शन की टर्म में। ठीक है, रिएक्शन की टर्म में तो हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट से हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट लेट से आपके पास है A to B, इससे आपके पास क्या मिल रहा है? आपको C मिल रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है? देखो मैंने यहाँ पे एरो कौन सा लगाया? ऐसे एरो लगाया। इसका मतलब क्या है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ये हमारी इररिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? हमारी इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दैट रिएक्शन जो नेचुरली अकरिंग होती है, और क्या होता है कि हमारे पास ये बैकवर्ड नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, उसके बाद हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी दूसरी टाइप्स, वो कौन सी थी हमारे पास? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन थी? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में लेट्स से मैंने ऐसे बनाया, ए से हमारे पास C बन रहा है और C से फर्दर A बन रहा है हमारे पास, यही थी रिवर्सिबल। मतलब जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, राइट? A to C और C to A। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसी में हमारा इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, इसी में हम इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कोई भी मतलब नहीं है हमारे पास, राइट? हमारे पास दो टाइप्स की रिएक्शंस है, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे इक्विलिब्रियम का कोई काम नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम का काम आता है। और उसमें हम कैसी एरो लगाते हैं? ऐसी। इसी का मतलब होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो सकती है। ठीक है, इस एरो का मतलब होता है। अब इसको समझते हैं। हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस तो देख ली कि क्या होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं कि क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम। ऐसे लेट्स से यहाँ पे है, मैंने C लगा दिया। जब आपके पास टाइम था 0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम इज इक्वल टू 0, तो इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास 50। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 50। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0, बिकॉज अभी तो रिएक्शन ही नहीं हुई है। उसके बाद क्या हुआ? टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद हम बोलते हैं कि इसका ये 5 बन चुका है। अगर ये 5 बन चुका है, विच मीन्स कि ये 45 रह गया होना। ऐसा ही हुआ होना कि अगर ये 5 बन चुका है मतलब ये कंज्यूम हो चुका है। ऐसे करते करते क्या होगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? लेट्स से यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 15 के बाद यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ क्या आ जाएगा? 20। उसके बाद क्या होगा? यहाँ से 5 चला गया, यहाँ 25 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 25। नीचे आपको दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है ना। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 25। तो ये जो स्टेट अचीव हुई है, देखो ये स्टेट, यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारी कंसंट्रेशन है A की और कंसंट्रेशन है C की, विच मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर सेम। तो ऐसी स्टेट जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो किसके इक्वल हो जाती है? प्रोडक्ट की। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट।
ठीक है, हमारे पास क्या होती है इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो इक्विलिब्रियम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास हर एक चीज़ क्या रहे मतलब इतनी इतनी कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड वेजल में करवाया जाता है। रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो किस वेजल्स में होती है हमारे पास, क्लोज्ड वेजल में। वहाँ पे हमने अपनी कंडीशन जो है वो फिक्स्ड करी होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अचीव होती है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ से निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि इक्विलिब्रियम क्या हुआ हमारे पास, इक्विलिब्रियम जो स्टेट्स है उस पर क्या होता है, ऐसे मैं इक्विलिब्रियम लिखती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखो आपने देखा होगा कि आपके पास वाटर होता है इन लिक्विड स्टेट, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया वाटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब कि आइज वो। तो ये क्या है, यहाँ से क्या है हमारा लिक्विड जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास सॉलिड बन रहा है, फिर से वो सॉलिड इधर आ रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब यहाँ से ये बन रहा है, किसी रेट से बन रहा होना ना, ये किसी रेट से। रेट मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, वो रेट केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में देखेंगे हम इसको रेट को। तो मतलब इक्विलिब्रियम की एक और डेफिनेशन है कि जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ये भी क्या है इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है हमारे पास क्या हो रहा है कि जितना ये बन रहा है उतना ये वापस आ रहा है, जितना ये बन रहा है उतना ये वापस आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जितनी रेट से ये बन रहा है उतनी रेट से ये वापस आए। तो मतलब ये इस तरफ को क्या हो गया फॉरवर्ड और इस तरफ को क्या हो गया बैकवर्ड। तो विच मीन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तभी हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होगा। तो क्या डेफिनेशन आई है इक्विलिब्रियम की, या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होनी इक्वल होनी चाहिए, दूसरी हमारे पास आती है कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आप लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है, राइट। अब ना इक्विलिब्रियम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं, मतलब हमारा जो सिलेबस है उसमें जो इक्विलिब्रियम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल, आयनिक और फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जो फिजिकल प्रोसेसेस में होता है। तो फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलता, वो हमारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई थी वो फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही एग्जाम्पल था। फिजिकल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम ये वाला, कि वाटर आइज है मतलब सॉलिड है, उससे क्या बन रहा है आपके पास वाटर लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। उसके बाद वाटर लिक्विड है, लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद एक और होता है वाटर हमारा सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो जाता है वाटर गैसियस में, सब्लिमेशन। तो ये सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम जो हमारे पास फिजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं उनको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इनमें से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो इसमें से नहीं आएगा। अब ना एक बात बोलूँ आपको कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम में होता है जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब कि यहाँ पे अगर 25 होगी, यहाँ पे भी 25 होगी, तो ये स्टॉप हो जाएगा कि 25 to 25 होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये आपका PYQ है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा होता है, वो डायनेमिक होता है। आपके पास कैसा होता है, वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब है कॉन्टिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में है। अब ये कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कंटेनर है, लेट्स से ऐसे कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, ये उसकी इनलेट है और ये क्या है उसकी आउटलेट है। ठीक है, यहाँ से जितना इसमें क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो जितना वाटर यहाँ से आ रहा है उतना ही ये बाहर जा रहा है।
तो हमें कैसा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में जो वाटर कंटेनर के अंदर है वो रेस्ट में है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही हो रहा है इक्विलिब्रियम में, कि अगर यहाँ से 5 इस तरफ चला जाता है ना तो 5 फिर वापस भी आ जाता है, विच मीन्स कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, डायनेमिक इन नेचर है। ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल के PYQ में है ये, ठीक है, तो इसको भी आपने लिख लेना है। अब हम चलते हैं अपना मेन केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्या है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो पहले हम इसमें पढ़ेंगे, एक होती है हमारे पास होमो केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस, उसी में जो इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद सेकंड आती है हमारे पास हिट्रो केमिकल रिएक्शन, हिट्रो केमिकल रिएक्शन। देखो होमो हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, होमो का वर्ड क्या मतलब क्या होता है, होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम। हिट्रो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, डिफरेंट, हिट्रो का मतलब है हमारे पास डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है, ऐसी केमिकल रिएक्शन है तो वो इक्विलिब्रियम में है। देखो ये एग्जांपल, N2 प्लस में H2, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया, हेबर प्रोसेस है ये आपका, ठीक है, P ब्लॉक का क्वेश्चन है आपका। 2 यहाँ पे आ गया 3, लेट्स से ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैस है और अमोनिया भी क्या आई हमारी, गैस, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट है वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस में, और प्रोडक्ट भी कौन सी स्टेट में है, गैसियस में। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम फेस में होते हैं, सेम फेस में, सेम स्टेट में होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, होमो केमिकल रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें मैंने ये एग्जांपल ले लिया, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, लेट से ये सॉलिड में है, ये गैस में है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में मिल रहा है हमें, गैसियस स्टेट में। तो ये हमारा किस में है, सॉलिड स्टेट में। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फेस में नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं हिट्रो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिसमें सेम फेस में वो होमो और जिसमें डिफरेंट फेस में वो हिट्रो केमिकल रिएक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ना एक ग्राफ है उसको भी देख लो, क्या पता ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ऐसे किसमें है ग्राफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और इस तरफ हमारे पास लेट्स से टाइम है, इस तरफ हमारा टाइम है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग है हमारे पास, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो मैक्सिमम होगी, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, क्योंकि वो तो मैक्सिमम होगी, और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी उसकी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करती है ऐसे। उसके बाद जो ये रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है ऐसे। तो ये ऐसी स्टेट, ये देखो यहाँ पे ये जो स्टेट है इसको हम बोलेंगे, ये आती है हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जब वो यहाँ जैसे पहुँचा, उसके बाद वो ऐसा पॉइंट आ गया कि दोनों की इक्वल होगी हमारे पास। तो ये देखो उसके बाद ये कांस्टेंट ग्राफ चला गया। तो ये हमारा ग्राफ बनता है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में, इस तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ हमारे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इस तरफ हम अपना क्या लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है हमारे पास। क्या है हमारा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। देखो अगर मैं ये वाला जो ग्राफ है ये प्लॉट करूँ, देखो यहाँ से प्रोडक्ट, अब ये हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, यहाँ पे क्या आ गया हमारा टाइम, तो दिस इज द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो बढ़ती गई, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम। उसके बाद दोनों की सेम हो चुकी है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, दोनों की सेम। तो दिस इज नॉट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कैसा होता है डायनेमिक, तो उसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है आपका ग्राफ, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है।
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करना है हमने, लॉज करने हैं, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही सारा जो इक्विलिब्रियम का है वो आपका बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो इक्विलिब्रियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में वही आएगा जो उसकी डेफिनेशन में है, दैट उसकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्वल है, रेट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वो इक्वल है, उसमें जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं, वो है आपका, हम करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, इसमें समझ नहीं आता है बच्चों को। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? देखो ये क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने एक रिएक्शन कंसिडर करी, लेट्स से हमारे पास रिएक्शन है कि A प्लस में B, उससे क्या बन रहा है हमारे पास C, ठीक है। A प्लस में B, उससे क्या बन रहा है C। तो ये रिएक्शन हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो रिएक्शन है, रेट का मतलब पता क्या होता है? देखो रेट का मतलब है हमारे पास, लेट्स से कि आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी टू C, मतलब A और B मिलके C बनाने में 10 मिनट्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया C और D वो मिलके E बना रहे हैं, वो 15 मिनट लगा रहे हैं। तो ये जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम है ना, ये टाइम, उसको टाइम कितना लग रहा है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है वो टाइम के साथ कैसे डिक्रीज कर रही है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। डिटेल में करेंगे हम इसको केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो वो हमारा रेट है, तो वो रेट हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है कि वो किस पे डिपेंड करता है। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है concentration of the reactant molecule, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो भी रिएक्टेंट है, जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उसको प्रोडक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला गया है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क करके रख लेना कि हम जो लिखते हैं ये जो जैसे मैंने लिखा हो A टू B यहाँ से C, तो जब भी किसी की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी हो तब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अगर मैं ऐसे लिखूँ स्क्वायर ब्रैकेट में B, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ये चीज़, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि A और B दो तरह के रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें पता है साइंस में जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारा क्या आता है? कांस्टेंट आता है K। क्या आ जाता है? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है K। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आता है इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में इसके बारे में फिर से दोबारा पढ़ेंगे। ये स्मॉल k आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल k, जिसको क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे यूज होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ होता है हमारे पास, उसके बारे में इसको आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको बताया गया है कि आप इंस्टा चैनल पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये लॉ क्या बोलता है हमारे पास? तो एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं हम, A टू A, B टू B, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम है तो हमें ये लगाना पड़ेगा, C टू C प्लस D टू D। अब ये क्या आ गया हमारे पास? दैट इज़ द कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है हमारे पास हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के। तो जो भी कोफिशिएंट होते हैं वो पावर चले जाते हैं। जब हमने ये करा ना, जैसे लेट्स से आपके पास ये होता A, इससे क्या बन रहा है हमारे पास B, तो इसका रेट बोले कोई लिखने को, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर चला जाता है, जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या चला जाता है? पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की रिएक्शन है, ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारी बैकवर्ड है। तो हमें रेट है वो हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन का ऐसे नहीं हम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको मैंने FR लिख दिया, किसके?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे हमने रेट कांस्टेंट के एफ ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरफ को हो रही है तो उसकी कॉन्सेंट रिएक्टेंट है ए की पावर ए और बी की पावर बी, ऐसे आ जाएगा। सेम हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिसको हम बी आर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के बी सी पावर सी एंड डी पावर डी, ऐसे यहाँ पे इसका रेट आ जाएगा के एफ और इसका रेट आ जाएगा के बी। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रेट इक्वल होते हैं, कर देते हैं इक्वल को। तो के एफ ए पावर ए बी पावर बी के बी सी पावर सी डी पावर डी। अब ये कांस्टेंट इस तरफ ले आते हैं, के एफ के बी इज इक्वल टू सी पावर सी डी पावर डी ए पावर ए एंड बी पावर बी। तो ये जो टर्म आई के एफ अपॉन में के बी, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास इक्वल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इसके पैर में हम सी लगा देते हैं क्योंकि इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से हमारे पास निकलता है के सी इज इक्वल टू सी पावर सी डी पावर डी ए पावर ए और बी पावर बी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। देखो मैंने ये मैथमेटिकली आपको करके बताया है ताकि इनकेस अगर आप भूल जाओ तो कैसे करना है, अदरवाइज आपको याद करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, के सी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इन टर्म ऑफ प्रेशर भी होता है जब हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको केपी बोल देते हैं, ये कैपिटल के है, यहाँ पे इसको केसी बोला गया, वहाँ पे हम इसको केपी बोल देते हैं। देखो यहीं से हम रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने केपी लिखना हो तो केपी क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आ जाएगी ना, उसकी जगह यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सी सी, प्रेशर ऑफ डी डी, नेक्स्ट नीचे क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, देन प्रेशर ऑफ बी पावर बी। अब हमने पढ़ा है कहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी जो है वो किसके इक्वल होता है, एन आर टी के। यहाँ से पी ऐसे लिख दो, एन अपॉन में आर आ गया, सॉरी एन अपॉन में वी आ जाएगा, यहाँ से वी और ये आर टी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है, विच मीन्स कि जो हमारे पास प्रेशर है उसको हम सी आर टी लिख सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सी है, आर ऐसे आ जाएगा, टी ऐसे आ जाएगा, पावर आ जाएगी सी, ये आ गया के पी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डी है, आर टी पावर आ जाएगी डी, नीचे क्या आ जाएगा, ए आर टी पावर आ जाएगी ए, बी आर टी पावर आ जाएगी सी, सॉरी बी। तो यहाँ से हम सी पावर सी डी पावर डी ए पावर ए बी पावर बी, यहाँ से सारा मैंने अलग निकाल लिया। ऊपर बचता क्या है देखो, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, नीचे आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी, ये बचता है हमारे पास। तो ये के पी एज इट इज़ आ गया, यहाँ से ये के पी एज इट इज़ आ गया। तो ये चीज़ हमारी किसके इक्वल है, के सी, तो इसको लिख दिया मैंने के सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आर टी पावर सी प्लस डी, सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, और यहाँ पे भी ए प्लस बी, इसको मैं ऊपर ले आऊँगी तो ये माइनस बन जाएगा, ए प्लस बी ऐसे। तो सी प्लस डी इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे यहाँ पावर छोटी वाली आनी थी है ना, इसकी ए बी ए सॉरी ये सी डी आएगा, ये ए बी आएगा, तो सी प्लस में डी ए प्लस में बी, कोफिशिएंट है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगी, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी पावर डेल्टा एन,
जी, क्योंकि गैसियस स्टेट में डेल्टा एन जी, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द के पी एंड के सी। ये आपका के पी और के सी में रिलेशन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना है। के पी के सी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, गैस कांस्टेंट पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर मोल्स, क्योंकि प्रेशर की बात हम गैसियस स्टेट में ही करेंगे। तो ये रिलेशन है के पी और के सी में, तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन आया आपके पास के पी के सी में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं यहाँ से, हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको ये सारा डिराइव क्यों करवा रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। इनको अगर आप कर रहे हो इजीली, तो उसके बाद आपको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप उनको याद करना शुरू कर दोगे, याद इन द सेंस क्रैमिंग करना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ट्राई हो सकता है समझ के करो, ठीक है। ईजी है, ये चीज़ें समझ के करोगे हो जाएगा आपके पास। अब देखो, लेट्स से आपके पास रिएक्शन है ए टू बी, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी, राइट। मतलब मैंने ऐसे ले दिया, ऐसे। अब मैंने रिएक्शन कर दी बी टू ए, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश लिख देती हूँ, 1 में के सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, मतलब ये याद करने आपने देखने हैं कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स। ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, लेट से ए टू बी है ऐसे। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के सी, वो क्या हो जाएगा, उसकी पावर। जो भी पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा पावर। अब थर्ड केस में हो सकता है कि मैंने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वही नंबर जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, वही नंबर जो है वो क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा इसके ऊपर भी फ्रेम हुआ है कि आपको रिएक्शन दी गई है कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, तो बताओ जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो उसके लिए आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज़ अगर आपको पता है, ईजिली उसका रेसिप्रोकल करके आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने मार्क करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। क्या आती है हमारे पास एप्लीकेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे यूज है इसका, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने देखा था, मैं कैसे लिख रही हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे में क्या होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें पहले तो बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब हमारा जो जैसे ये रिएक्शन है ए टू बी, ठीक है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम में तो है, बट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के हमें बताना हो कि किसका अमाउंट ज़्यादा हो, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो उसमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हमारे के सी की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ रहती है। देखो जो के सी है ना, के सी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के, विच मीन्स के सी जितना ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हमारा के सी 10⁻³ से ज़्यादा है, उसका मतलब कि जो रिएक्शन है वो किस तरफ को होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन है वो हमारी कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब अगर के सी जो है वो लेस देन 10⁻³ है, तो प्रोडक्ट तो नहीं होगा, तो किसकी तरफ होगी, रिएक्टेंट की तरफ होगी। और अगर के सी हमारा इक्वल टू 10⁻³ है, विच मीन्स कौन सी स्टेट होगी हमारी, इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन आती है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। इससे भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं, बट डायरेक्शन बताने के लिए एक फॉर्मूला है इसका, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
जैसे हम ये लिखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम हमारा के सी वो क्या है, सी सी ऐसे करके, यहाँ पे डी डी, देन नीचे ए और बी बी, ये इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट, ठीक है। अब ना हमारा एक क्यू सी आता है, ये होता है रिएक्शन कांस्टेंट। क्या होता है हमारे पास, ये रिएक्शन कोशेंट। ये क्या है, ये भी सेम ऐसे ही है, देखो सी सी डी डी ए बी बी। बट ये क्या है कि ये हमारा केसी कब होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो चुकी है, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है। ये जो होता है ये एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इफ़ क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, कि जो क्यू सी है वो ग्रेटर देन के सी से है, तो मतलब के सी से बड़ा आ रहा है, मतलब के सी से बड़ा, के सी हमारा प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर रहा है। तो अगर के सी छोटा हो गया, विच मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, बैकवर्ड। अब अगर के सी बड़ा है, के सी बड़ा है क्यू सी से, विच मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, विच मीन रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। और थर्ड केस दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास। क्या होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास। देखो इसको आप केसी को याद रखो कि वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, जितना ज़्यादा केसी होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, उतनी मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे केसी छोटा है, तो केसी छोटा है तो प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, वो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर केसी बड़ा है तो बड़ा हो गया, मतलब प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, विच मीन्स प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा। इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन, उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आती है इसकी, थर्ड एप्लीकेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो डेल्टा जी नोट है वो हमारे पास डेल्टा जी प्लस में, अगर आपको याद होगा मैंने एक रिलेशन लिखाया था आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम होता है डेल्टा जी ज़ीरो होता है, तो डेल्टा जी ज़ीरो, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड स्टेट ही थी ना, यहाँ पे यही रिलेशन लिखवाया था ना आपको, हाँ, यहाँ पे डेल्टा जी है, यहाँ पे डेल्टा जी नोट है, तो डेल्टा जी ज़ीरो हो गया। यहाँ से अगर मैं डेल्टा ये निकालूँ, डेल्टा जी नोट, वो क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के सी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो एक क्यू सी है के सी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम डेल्टा जी भी फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से आर टी लॉ को सॉल्व करके। अब लॉ को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि लॉ को कैसे सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा, मैंने पहले की वीडियो में सिखाया था कि आप लॉ को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ डिटेल में बताया गया। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी, मतलब जितना न्यूमेरिकल्स को एनफ होगा सॉल्व करने के लिए वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो दी गई है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब कि वो हमारे पास डेल्टा जी को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करती है। देखो अगर हम यहाँ से देखें ना, हमने ये पढ़ा था, आपको याद है, दैट जी जो है नेगेटिव होता है वो किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ओके। और डेल जी जो है वो पॉजिटिव होता है किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और जो डेल्टा जी है वो हमारे पास इक्वल ज़ीरो है, वो इक्विलिब्रियम पे, ये हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मतलब नोट ले लो इनको, नोट। अब यहाँ देखो, अगर हमारा ये जो के सी है, देखो ये के सी है, के सी हमारा नेगेटिव होता है, तो डेल्टा जी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पहले है, यहाँ पे भी मैं नेगेटिव ले लूँ। इफ़ के सी क्या है हमारा, देखो हमने क्या कर दिया कि के सी जो है वो लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव। कौन सा रिएक्शन होगा ये, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी ये, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इफ़ के सी इज़ लेस देन ज़ीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इफ़ के सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव ही रहेगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस।
कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब Kc 0 हो गया तो ये डेल्टा G 0 ही आ जाएगा, तो Kc अगर 0 है तो कौन सी स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। इसमें है बहुत कुछ है, देखो आगे जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे उसमें बहुत कुछ है, बट वो जो है ना वो जेई, मैंने बोला आपको जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कुछ इतना ज़्यादा नहीं। देखो अगर मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की बात करूँ नॉन मेडिकल के लिए, तो जो 2014 का पेपर हुआ था उसमें आए थे 5 to 6 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के चैप्टर से। उसके बाद से जितने भी पेपर हुए हैं या तो क्वेश्चन आया ही नहीं है या एक क्वेश्चन आया बस। मेडिकल में भी सिर्फ एक पेपर में है जिसमें 3 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक सो 18 का पेपर है, आई एम नॉट श्योर 18 और 19 में से एक पेपर है जिसमें 3 क्वेश्चन आए थे, अदरवाइज या तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन आया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे पीएच फाइंड करना है, आगे हम सीख रहे हैं कैसे पीएच फाइंड करना है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनके ऊपर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि है ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसका भी आपको पता होना चाहिए, तो हम वो डिस्कस करते हैं। अब हम करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। क्या है हमारे पास, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल पता क्या बोलता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम है, लेट्स से ए से हमारे पास क्या बन रहा है बी, ये इक्विलिब्रियम है आपके पास, ठीक है। हम ना एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेके करेंगे, उससे सारे एग्जांपल हो जाएंगे। हेबर प्रोसेस लेके करेंगे, N2 प्लस में H2, उससे हमारे पास क्या बन रहा है NH3 बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है NH3, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। इसको लेके ये इक्विलिब्रियम पे है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल पता क्या बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये भी 100 है, कुछ भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो ये भी क्या है 100। अब क्या होता है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 120 कर दी, अब यहाँ तो क्या है 100 है, तो इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वो उस तरफ को शिफ्ट करता है, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम खुद को उस तरफ ही शिफ्ट कर लेता है ताकि वो क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस कर दे उस इफेक्ट को। अब जो 20 आया है यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अगर यहाँ से वो 10 यहाँ भेज दे, यहाँ 110, यहाँ भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा हमारे पास, फिर से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल में कि अगर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम में चेंज दिखता है कि इक्विलिब्रियम में चेंज हो रहा है, हम कर रहे हैं या चेंज, तो क्या इक्विलिब्रियम खुद को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है कि वो जो भी चेंज आया है उसकी वजह से जो भी इफेक्ट आया उसको वो कैंसिल आउट कर सके, उसको क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। वो आया आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसमें इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स, क्या है इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब देखो ये फैक्टर्स, पहला फैक्टर्स है कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर दें, इंक्रीज। ऐसे भी हो सकता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दें, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा। देखो देखो अगर मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ से इसी तरफ जाएगा, वो इसी तरफ जाएगा, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। जैसे मैंने करा था कि यहाँ मैंने 120 कर दिया, यहाँ तो वही 100 है, तो यहाँ से वो 10 उस तरफ भेज देगा, यहाँ से वो 10 उस तरफ भेज देगा। तो अगर 10 उस तरफ भेज देगा मतलब रिएक्शन किस तरफ हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस तरफ हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैंने इधर कर दिया 120, तो अगर मैंने इधर 120 कर दिया तो वो इस तरफ को शिफ्ट करेगा, मतलब रिएक्शन किस तरफ हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन में।
देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये एग्जांपल मेंशन है और इस पे इफेक्ट पूछा गया है ली चैटलियर प्रिंसिपल का कि मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दी तो बताओ रिएक्शन किसके टुवर्ड्स जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्योंकि इस तरफ NH3 बन रहा है, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 क्योंकि इस तरफ डिकम्पोज हो रहा है NH3, तो किस तरफ जाएगा अगर रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ NH3 की तरफ जाएगा हमारे पास हमारी जो रिएक्शन है। तो ये आया आपका पहला फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है आपके पास प्रेशर। प्रेशर, देखो प्रेशर को पहले आप समझोगे कि प्रेशर वाली टर्म में होता क्या है। देखो प्रेशर वाली टर्म में क्या होता है हमारे पास, लेट्स से ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, उस पर यहाँ पे मैंने पिस्टन रखा हुआ है तो उसमें है नंबर ऑफ मोल्स ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या है, बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बिल्कुल क्लोज। तो क्लोज आने से जो इसके नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या कर गए, इंक्रीज। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। बस ये इन्फॉर्मेशन एनफ है इक्विलिब्रियम को प्रेडिक्ट करने के लिए। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिसाइड होंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड होंगे जो भी इनके कोफिशिएंट है। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है 4 और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है 2। तो मैंने कर दिया प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज करा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो इस तरफ पहले ही नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, यहाँ पे और इंक्रीज हो गए प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दैट साइड इन विच द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गए हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गए हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो मैंने प्रेशर इंक्रीज करा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गए, तो हमारा जो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड भी हो सकता है, वो हमें नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। और इस तरफ में किस तरफ होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है आपका वॉल्यूम। थर्ड फैक्टर कौन सा आता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आप ये चीज़ याद रखोगे कि जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज करी, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गए, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इसी रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गए हैं हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, हायर एन जो कि है हमारे पास बैकवर्ड और इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक चीज़ समझनी है, प्रेशर और वॉल्यूम में से दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। अब एक फैक्टर बचा हुआ है दैट इज़ योर टेम्परेचर। क्या है आपका, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब इस रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा एंडो है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये मतलब कि जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है और जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो हमारा एक्सोथर्मिक है। वो कौन सा है हमारे पास, एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन में मेंशन्ड है, ठीक है, रिएक्शन में मेंशन्ड होगा। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन हमारी एंडो के टुवर्ड जाती है, एंडो। तो इसमें एंडो किस तरफ है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन हमारी एक्सो जाएगी और एक्सो किस तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये मेंशन ना कर रखा हो तो आपको डेल्टा एच दे रखा होगा, तो डेल्टा एच एंडो के लिए पॉजिटिव होता है और एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बहुत हायर लेवल की चीज़ें चलेगी, यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा आपको, बट फिर भी ये बेसिक चीज़ें इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो दैट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट इक्विलिब्रियम, की जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक इनर्ट गैस भी है। इनर्ट गैस अगर हम वॉल्यूम को चेंज ना करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वो क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। उसके ऊपर ऐसा इतना क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो यहाँ पे आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो इसमें मोस्टली थ्योरेटिकली पार्ट था, लीच-एटलर प्रिंसिपल था जिसमें आपको समझना था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम, आपका पीएच में आएगा जहाँ से क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। पीएच के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड सुना होगा आपने, आर्हीनियस एसिड, ब्रॉन्स्टन, लॉरी, लुइस एसिड, लुइस बेस की बात करती हूँ ना, वो पढ़ेंगे हम इसमें, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, ठीक है। The next topic is ionic इक्विलिब्रियम। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब कि जिसमें आयंस होते हैं हमारे पास, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो आयंस कहाँ से हमारे पास, सॉल्ट से, एसिड बेस से, बिकॉज जो एसिड्स होते हैं वो कैसे डिसोशिएट होते हैं, जो H पॉजिटिव देते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, बट सारे एसिड ऐसे नहीं होते जो H पॉजिटिव दें। या फिर हमारे पास क्या होता है, बेसिस जो OH नेगेटिव देते हैं। तो मतलब आयंस, जहाँ पे आयंस है हमारे पास तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। देखो आयंस से हमारे पास एक टर्म्स आती है इलेक्ट्रोलाइट। क्या टर्म आती है, इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दैट सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट कंडक्ट, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ आयंस हो, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आती है किसकी वजह से, नंबर ऑफ आयंस, मतलब ऐसी चीज जिसमें नंबर ऑफ आयंस है। अब ये फर्दर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दैट इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट, मतलब डिसोशिएट हो जाता है कंप्लीटली इनटू आयंस, डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब फॉर एग्जांपल NaCl, देखो NaCl, तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, मतलब NaCl इज कॉमन सोल्ट, ऐसे आपने 100 लिए, छोटे छोटे उसके पार्टिकल कितने लिए, 100। तो ये 100 के 100 ही ब्रेक कर चुके हैं Na पॉजिटिव में, और 100 के 100 ही किसमें, Cl नेगेटिव, क्योंकि एक जो है वो 2 बना रहा है, तो अगर 1 से 2 बन रहे तो टोटल तो 200 होंगे, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होती है तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम का कोई काम नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम इक्विलिब्रियम को स्टडी नहीं करते हैं। अब बारी आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या होगा, जो डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, कि जो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड, क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। तो ये क्या करता है, ये आयंस बना देता है ऐसे CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। अब देखो इसमें हुआ क्या होगा, मान लो इसके 100 थे, ये 100 में डिसोशिएट हो गया, 100 में ही डिसोशिएट हो गया, बट ये क्या करेगा कि डिसोशिएट होके खुश नहीं है ये, तो ये 100 में से वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, लेट से यहाँ से 40 बचे, इसके 60 ये वापस आ गया, तो मतलब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की डायरेक्शन में आ रहा है, विच मीन्स इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करेंगे, मतलब इसमें हम इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। तो हम जो भी आयंस वाले, आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के ही होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में।
पहले हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है, उसके बाद पीएच वाले पार्ट पे जाते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखो एसिड बेस कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया आर्हीनियस। कौन आया हमारे पास? आर्हीनियस, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन है और बेस कौन है वो बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग कि जब भी हम एसिड वो होगा कि जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करें वो H पॉजिटिव डोनेट करें। क्या डोनेट करें? H पॉजिटिव, मतलब वो H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा है, वो हमारा क्या होगा हमारे पास? एसिड। और अगर OH नेगेटिव लिबरेट करे, डोनेट की जगह हम बोल सकते हैं लिबरेट, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? लिबरेट, ठीक है, वो होगा हमारा बेस। एग्जाम्पल हमारे पास HCl, H2SO4, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं क्योंकि वो H डोनेट करते हैं। और बेस में हमारे ये NaOH अल्कली वाले, NaOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ये सारे क्या है हमारे पास? अर्हीनियस बेस और अर्हीनियस एसिड्स। और ये अर्हीनियस एसिड और बेस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं हमारे पास अमंग्स द ऑल द एसिड्स एंड बेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, ठीक है। ये अर्हीनियस के अकॉर्डिंग आया। उसके बाद फिर सेकंड आया ब्रॉन्स्टन लॉरी, ब्रॉन्स्टन लाउरी। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है एसिड्स और उसके बाद बेस, कि एसिड वो है जो डोनेट करते हैं H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव दे, मतलब जो जो इसने बोला था वही बोल दिया। बट इसने बोला कि जो बेस है ना वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव को। यहाँ पे तो वही एग्जांपल रहेंगे HCl, H2SO4 ऐसे करके डैश डैश। अब यहाँ पे बेस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। बेस क्या है? कि जो H पॉजिटिव को मतलब कि एक्सेप्ट करे। अब देखो यहाँ पे कोई लेट्स से आपका बेस है ये, ठीक है, H पॉजिटिव नहीं आना है तो H एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ रहा है। कैसे आ रहा है वो? एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ रहा है विच मीन्स वो उसके पास जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मतलब यहाँ पे जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन रिच है हमारे पास, जिनके ऊपर लोन पेयर होता है NH3, वाटर, ठीक है, ये सारे इनके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, इसके ऊपर भी क्या है? लोन पेयर। तो ये H को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्रॉन्स्टन लाउरी आए। देखो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रॉन्स्टन लाउरी वाले में, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ तो उसको हम समझते हैं अब अपना, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये करवाई रिएक्शन कि आपके पास NH3 है, उसके बाद HCl है, ठीक है। तो HCl का काम है ये H दे देगा इसको, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये था हमारे पास बेस, ये था हमारा बेस और ये था हमारा एसिड, ये था हमारा एसिड। अब ये बेस से बना है तो जो बेस से बनता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। ये क्या है इसका? कॉन्जुगेटेड एसिड। और जो ये बना है ये हमारा किससे बना है? ये हमारा एसिड से बना है, तो इसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड बेस। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बेस है, बेस से जो चीज़ बन रही है उसको बोलेंगे हम, उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो। ये एसिड क्यों है? देखो NH4 पॉजिटिव है, इसको बोला गया है ना ये एसिड। अब ये एसिड क्यों है? क्योंकि अनस्टेबल है। तो अगर ये अनस्टेबल है ये क्या बोलेगा? क्योंकि इसको NH3 बनना है, तो अगर इसको NH3 बनना है तो इसको H पॉजिटिव जो है वो देना पड़ेगा, इसको जो है वो H पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो अगर ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहे हैं तो जो भी H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं उनको क्या बोला जाता है हमारे पास? कॉन्जुगेटेड एसिड। अब देखो ये ये Cl नेगेटिव है, इसको मैंने बोला बेस है, तो ये बेस है। बेस क्या है? जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं, तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और HCl बन जाएगा। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने डोनेट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये हमारे पास, इसीलिए इनका उल्टा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट देखना क्या है, कहीं भी अगर लिखा हो ऐसे कि जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्गर एसिड है, एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्गर। तो जो उसका, क्योंकि एसिड से क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड बेस, वो वीक होगा, वो क्या होगा? वीक होगा। अगर हमारा वीक एसिड होगा
अगर हमारा एसिड जो है वो वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से। सेम फॉर द उसके लिए भी, बेस के लिए भी यही चीज़ होगी कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका जो एसिड होगा वो वीक होगा। अगर हमारा वीक बेस होगा तो जो उसका एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है हमने कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड से बनेगा क्या, कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड से बनेगा क्या, कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है विच मीन जो इसका ये बेस है ये वीक बेस है। अब ये हमारा वीक बेस होता है तो ये अगर ये वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा हमारे पास, एसिड होगा सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पता क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली, आपको आएगा कि किसी का भी कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन। लेट्स से आपको आ गया NH3 ही लेते हैं हम, पहले NH3 ले लेते हैं, फिर NH2 ले लेंगे नेगेटिव, फिर हम ले लेंगे NH नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं। कोई बोले इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, इसका क्या बनाओ, कॉन्जुगेटेड, कि इनके कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होंगे। देखो इसको आपने कैसे याद रखना, A फॉर एसिड, A फॉर एड, एड H पॉजिटिव। देखो ये NH3 है, NH3 है, इसमें आपने H पॉजिटिव ऐड कर देना है। अब H पॉजिटिव ऐड कर दोगे NH4 हो जाएगा, NH4 तो हो जाएगा। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बट एक पॉजिटिव आया है तो वो अपने साथ इस पर पॉजिटिव लगा देगा। अब ये देखो ये NH2 नेगेटिव है, इसमें भी हमने H पॉजिटिव ऐड करना है। बनेगा क्या, इससे बनेगा तो NH3 है। चार्ज की बारी आती है, इसके ऊपर नेगेटिव पहले था एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेके आ रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। वैसे भी अमोनिया बन रहा है, अमोनिया क्या होता है, स्टेबल। उसके बाद ये क्या था NH, यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव होगा, NH2 नेगेटिव है। अब इसमें हमने H पॉजिटिव ऐड कर देना है तो ये बन क्या जाएगा, NH2 बन जाएगा। चार्ज की बारी, 2 नेगेटिव पहले से था, एक प्लस आ रहा है तो 2 ने प्लस को खत्म, एक को खत्म कर दिया, क्या बचेगा, नेगेटिव। तो दीज आर द कॉन्जुगेटेड एसिड्स ऑफ द गिवन बेसिस। अब अगर कोई बोले कि इसका कॉन्जुगेटेड क्या बनाओ, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ, देखो एसिड में अगर ऐड हो रहा है तो बेस में क्या होगा, रिमूव, बेस में क्या होगा, रिमूव। अब देखो हमने रिमूव करना है, इसमें से रिमूव कर देंगे तो NH3 बचेगा, ये बचेगा तो NH3 है। देखो रिमूव क्या करना है, H पॉजिटिव। ठीक है, क्या रिमूव करना है, H पॉजिटिव है। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था पहले, देखो इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था पहले। ठीक है, इसमें से पॉजिटिव चार्ज था तो हमारे पास H जो है वो एज अ पॉजिटिव जा रहा है, तो विच मीन्स वो पीछे नेगेटिव छोड़ के जा रहा होना, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो क्या बन गया, NH3। अब यहाँ पे NH3, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, NH3। इसमें से भी हमने क्या करना है, H को रिमूव करना है। H को रिमूव करेंगे तो NH2 ही बनेगा। तो वो जा कैसे रहा है, एज अ H पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव विच मीन्स पीछे अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा होना। यहाँ पे क्या था कि उसके पास पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, बट यहाँ पे ये छोड़ के गया तो ये बन गया। अब हमारे पास बचता है ये कौन सा है, NH2 नेगेटिव। इसमें से भी हमने रिमूव करना है H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को रिमूव करेंगे तो बनेगा तो NH ही, क्योंकि एक H चला गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव एक पहले से ही है, वो H जो है एज अ पॉजिटिव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने देके जा रहा है, तो एक नेगेटिव पहले से ही था, एक H पॉजिटिव की वजह से आ गया, तो क्या बन गया, 2 नेगेटिव। ऐसे आप कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर बना सकते हो। देखो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ये मोस्टली बेसिस में कंफ्यूजन होती है, एसिड वाला तो फिर भी बच्चा बना लेता है क्योंकि इसमें ये चार्ज को बैलेंस करना होता है, कुछ भी नहीं है। जब आप H पॉजिटिव को निकालोगे बस इतना याद रखना है, वो पीछे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, बस पीछे नेगेटिव छोड़ के जाएगा, जो भी ऊपर है उसके साथ उसको बैलेंस कर दो। जब आपने H पॉजिटिव को ऐड करना है तब वो पॉजिटिव लेके आएगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव लेके आएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रिलेशन लगा दो। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके पास ये जो वाटर है ना, वाटर, इसका आप कॉन्जुगेटेड एसिड भी बताओगे और इसका कॉन्जुगेटेड बेस भी बताओगे, क्या होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है दैट जो वाटर है हमारे पास उसका कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या होगा।
ठीक है, तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्सन लोरी वाला वो खत्म होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर लुईस एसिड्स और लुईस बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो थर्ड कौन सा कॉन्सेप्ट आया? लुईस एसिड और बेस। एसिड बेस। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? एक्सेप्ट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेस कौन से होते हैं? जो डोनेट करते हैं पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अगर किसी को एक्सेप्ट करना है मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट। क्या होने चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब अगर किसी ने डोनेट करना है विच मीन्स उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी वेकेंट डी ऑर्बिटल या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास ग्रुप नंबर 13 के पास होता है, ग्रुप नंबर 13 के पास होता है। तो ग्रुप नंबर 13 के जितने भी आते हैं हमारे पास, ये BF3, AlCl3 या AlF3 ऐसे हो जाएगा हमारे पास। जितने भी ये लुईस एसिड्स है हमारे पास, इनके पास वेकेंट। अब पॉजिटिव चार्ज मेटल्स के ऊपर होता है लाइक Fe2 पॉजिटिव, उसके बाद हमारे पास Zn2 पॉजिटिव। ये हमारे पास लुईस एसिड होते हैं। आपने देखा होगा FeCl2 एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है, ZnCl2 एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है, क्योंकि ये मेटल्स हैं। मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मेटल्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है। तो BF3 मतलब 13 ग्रुप के जितने भी हमारे पास हैलाइड्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं हमारे पास? वो हमारे पास होते हैं लुईस एसिड्स। और उसके बाद ये कुछ एक मेटल्स है हमारे पास, एल्यूमिनियम तो है, ये आयरन मेटल्स, जिंक मेटल्स जो इनके हमारे पास होते हैं वो सारे क्या है हमारे पास? लुईस एसिड्स। देखो ये भी हमारा लुईस एसिड्स। अगर मैं बात करूँ इसकी, SF6 और उसके बाद PCl5, ये क्यों लुईस एसिड्स है? ये क्योंकि इनके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है। CO2, ये भी एसिड्स है, लुईस एसिड्स एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लुईस बेस है वो कौन से आते हैं हमारे पास? ग्रुप नंबर अगर मैं 14 की ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे आ सकते हैं, NH3 आ सकता है, वाटर आ सकता है, ठीक है, OH नेगेटिव आ सकता है, F नेगेटिव आ सकता है, Cl नेगेटिव आ सकता है। तो ये सारे क्या एक्ट करते हैं? ये हमारे पास ऐसा लुईस बेस एक्ट करते हैं। ठीक है, इनके पास लोन पेयर है। इवन जो हमारे पास ये है ना, ये भी लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, ये जिनके बीच में अनसेचुरेशन है अल्काइन ग्रुप, क्योंकि अपना बॉन्ड जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो अगर ये बॉन्ड डोनेट कर रहे हैं विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी एज अ लुईस एसिड्स काम करते हैं, लुईस एसिड्स। ठीक है, मोस्टली एग्जांपल्स में ना अगर लुईस एसिड का एग्जांपल हो तो NH3 देखने को मिलता है। अगर लुईस बेस का, अगर लुईस एसिड्स का एग्जांपल हो ना कि पूछा हो लुईस बेस है एसिड, तो BF3, AlCl3, FeCl2 और ZnCl2 ये आपका ऑप्शंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका लुईस बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, लुईस बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे प्रोसीड करने वाले हैं, जो कि आपका pH। क्या है आपके पास? pH। ठीक है, जिसके क्वेश्चंस आपको आते हैं तो वो करेंगे अब हम। देखो, उसको करने से पहले ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक ना टर्म होती है कि जो वाटर है वो कैसे आयनाइज करता है। तो उसके लिए एक टर्म होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब कि हमने वाटर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया लेट से, तो ये कैसे ब्रेक करेगा? देखो ये कैसे ब्रेक करेगा, इसके पास H पॉजिटिव है तो ये ले लेगा, मतलब H3O पॉजिटिव और यहाँ पे OH नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हमने Kc किसके इक्वल हो जाएगा? वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ योर H2O।
क्योंकि ये 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। अब बिकॉज जो वाटर है ना वो एक्सेस में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है हमारे पास, एक्सेस में। तो जब भी कोई चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, 1। एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि कोई भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, एनी सब्सटेंस दैट इज इन योर लिक्विड स्टेट और इन अ सॉलिड स्टेट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। इस चीज़ को आपने मेंशन कर लेना है कहीं पे इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1। तो ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में, इसको 1 कंसिडर करके हम लिख देंगे यहाँ से Kc। तो ये Kc की जगह अब आएगा Kw। Kw हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो ये जो Kw आया ना, इसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोला जाता है। मतलब कि जब हम हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उस टाइम ये होता है। तो ये कंसंट्रेशन की बात की जाती है कि जो H पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन 10⁻7 होती है और जो O नेगेटिव है उसकी भी 10⁻7 होती है। तो यहाँ से अगर हम Kw निकालेंगे तो Kw आ जाएगा 10⁻⁻14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14। वो किस वजह से, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में होता है। तो न्यूट्रल कंडीशन में जितनी H पॉजिटिव होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे, दोनों को बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसमें जो Kw है वो कितना आता है हमारे पास, 10⁻⁻14। तो इस चीज़ को देखना है आपने, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने pH के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका pH जो है, pH। तो हम करने वाले हैं pH। तो pH है हमारे पास पोटेंशियल ऑफ, मतलब इसकी फुल फॉर्म आ जाती है पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। ये फुल फॉर्म पे नहीं जाना, हमने मेन अपना न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। देखो जो pH है वो हमारे पास होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव के इक्वल, कि हमें जो H पॉजिटिव है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके यहाँ पुट करके लॉग सॉल्व। किसी का भी P हो ना, लाइक POH हो, PKW हो, PKB हो, PKA हो, कुछ भी हो, तो उसका मतलब होता है उसी की माइनस लॉग कर देना और उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे अगर हम बोले माइनस लॉग ऑफ KW की कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ KB की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये मतलब होता है हमारे पास P वर्ड लग जाता है, उसका मतलब है माइनस लॉग माइनस लॉग माइनस लॉग, ठीक है। तो हमने ना अभी देखा, देखो अभी क्या देखा हमने कि जो Kw है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हमने एक एक्सप्रेशन लेके आना है कि Kw वो हमारे पास आया था, H3O पॉजिटिव को हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अब इसको करने से पहले हमें कुछ लॉग के कुछ एक फार्मूलाज देखने पड़ेंगे। देखो जो हमारे पास लॉग है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि आपके पास ये लॉग है, इस पर अगर 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो हमारे पास तो वो प्लस में हो जाते हैं, log A प्लस में log B ऐसे हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास 2 टर्म्स डिवाइड में हो तो वो हमारे पास माइनस में हो जाती है, log A माइनस में log B। और एक है कि अगर हमारे पास log A पावर में m हो तो इसमें जो पावर है वो आगे आ जाएगी, log A एज इट इज़ आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना है आपने कि जब भी कोई हमारे पास कोई भी ये वेरिएबल्स है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है दैट आर इन द मल्टीप्लाई, तो जो log है वो log एक ऑपरेशंस है, वो कैसे काम करता है, तो log A प्लस में भी डिवाइड में होगा log A माइनस में भी, और उसके बाद अगर ऐसा होगा पावर फॉर्म में तो पावर आगे आ जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे टेकिंग log, कि दोनों साइड हमने log ले लिया। देखो इस वाले एक्सप्रेशन पे तो क्या है, यहाँ से log KW हो जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, log कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डॉट में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log KW ऐसे ही log H पॉजिटिव प्लस में log OH नेगेटिव ऐसा हो जाएगा।
अब हमने दोनों साइड माइनस अप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो अब ये माइनस टर्म ऑफ लॉग हो गया हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, PKW, और ये क्या आ जाएगा, PH, और ये क्या आ जाएगा, POH। तो ये हमने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करा है कि जो PKW है वो किसके इक्वल होता है, PH प्लस में POH हमारे पास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे फाइंड करा है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और ये लॉग के फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं, इसको भी आपने याद रखना है, राइट। अब देखो हम चलते हैं कि पीएच को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब आपको दे रखा है, लेट से आपको कुछ एक वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ेगी। log 1 इज इक्वल टू 0, log 2 इज इक्वल टू 0.30, log 3 इज इक्वल टू 0.43, log 4 इज इक्वल टू 0.60, log 5 इज इक्वल टू 0.65, log 6 इज इक्वल टू 0.73, log 7 इज इक्वल टू 0.84, log 8 इज इक्वल टू 0.90, log 9 इज इक्वल टू 0.96, और log 10 में यहाँ लिख रही हूँ, log 10 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, तब आप लॉग को सॉल्व कर सकते हो। अब इन वैल्यूज़ को आप कैसे लर्न कर सकते हो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है आपकी, लास्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिसका लिंक दिया गया है वो वीडियो बनाई गई है, वहाँ से आप देख सकते हो इन वैल्यूज़ को कैसे इजी वे में आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए आपको याद करनी पड़ेगी ये वैल्यू, बाकी मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताती रहूँगी। देखो अगर आपको ये 2 की वैल्यू याद है ना, तो आपको 4 की करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 8 की करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3 की याद है तो आप 3 से 9 की भी कर सकते हो, 2 और 3 से 6 की भी कर सकते हो। आपको 5 और 7 की लर्न करनी है, कैसे कर सकते हो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। log 10 इज़ 1 होता है हमारे पास, log 10 इज़ 1। अब आपको बोला गया है कि H पॉजिटिव है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, तो इसका pH फाइंड करो। तो pH का फॉर्मूला मैंने क्या बोला कि pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ऐसे बोला मैंने। ठीक है, ओके, pH एज इट इज़ आ गया, माइनस ऐसे आ गया, लोग ऐसे आ गया। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, 0.01। तो क्या 0.01 को मैं 1/100 लिख सकती हूँ, लिख दिया 1/100। अब देखो माइनस ऐसे बाहर है, अब ये डिवाइड में है लोग, तो डिवाइड में है लोग तो क्या हो जाएंगे माइनस में log 100 ऐसे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो माइनस ऐसे ही log 1 की वैल्यू क्या होगी 0। अब log 100 को क्या मैं 10⁻² लिख सकती हूँ, log 100 को मैं 10⁻² लिख सकती हूँ, यस। माइनस ऐसे आ गया 0, अब जो भी पावर्स होती है वो मैंने क्या बोला था आगे आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा log 10। तो ये माइनस ऐसे ही 0 ऐसे ही, माइनस ऐसे 2 ऐसे, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो माइनस ऐसे ही 0 माइनस में 2, तो pH की वैल्यू क्या आ गई 2, pH की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो ऐसे आप pH को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप pH को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ ना pH स्केल की, देखो ये मैंने आपको pH फाइंड आउट करना सिखाया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, ये है हमारी रेंज, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल pH 14 तक होता है हमारे पास। तो अगर pH लेस देन 7 वो एसिडिक होगा, अगर pH ग्रेटर देन 7 वो बेसिक होगा, अगर pH इक्वल टू 7 तो वो न्यूट्रल होगा, तो वो न्यूट्रल होगा हमारे पास। pH लेस देन 7 है तो एसिडिक, मतलब 7 से छोटा जितना भी हमारे पास pH होगा वो एसिड होगा, मतलब जितना कम pH होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा pH है ना, वो देखो pH है वो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव है, मतलब कि H पॉजिटिव की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, देखो जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की, pH की वैल्यू उतनी कम, क्योंकि आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो pH की वैल्यू उतनी कम, विच मीन्स कि हमारे पास जो pH है एसिड का कम होता है, बेस का ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल का 7 होता है हमारे पास।
ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे पीएच का, ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स से ना आपको ऐसे दे रखा है कि जो H2SO4 है ना, उसमें H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखी है आपको, लेट्स से 10⁻⁻² इंटू में 10⁻⁻² ऐसे दे रखी है। तो उन्होंने बोला है कि इसका पीएच फाइंड करो। अब इसको करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो H2SO4 है वो कैसे डिसोशिएट होता है। वो ऐसे 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। मतलब यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो एक HOSO4 से हमें 2 मिल रहे हैं। तो उसने H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 2 10⁻², दैट इज़ 4 इंटू में 10⁻⁻²। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है उसी पे पीएच लगा के सॉल्व कर देंगे, बट आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा एसिड दे रखा है, वो कैसे डिसोशिएट हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है, लॉग लगा दो, वैल्यू क्या है 4 इंटू में 10⁻⁻²। तो मल्टीप्लाई में लॉग, तो मल्टीप्लाई में जब भी लॉग होते हैं तो हमारे पास प्लस में हो जाते हैं लॉग 10⁻⁻² आ जाएगा हमारे पास। ऐसे देखो ये माइनस ऐसे आ गया लॉग, क्या मैं 4 को 2 लिख सकती हूँ? मान लो आपको सिर्फ 2 की वैल्यू आती है 2 और ये जो 2 है वो आगे आ गया और ये log 10 आ गया। इसमें भी तो ऐसे हो सकता है, अगर ये 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, ये तो कैसे सॉल्व करेगा? माइनस ऐसे ही 2 ऐसे ही log 2 की वैल्यू होती है 0.3, -2 ऐसे ही log 1 की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस ही आ जाएगा हमारे पास 0.6 माइनस में 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना, माइनस में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा माइनस का 1 पॉइंट में 4 और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस 1 पॉइंट में 4 क्या आ जाएगा इसका पीएच। तो ऐसे हम पीएच फाइंड आउट करते हैं हमारे पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया है, ये पीएच कैसे फाइंड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊँ पीएच के लिए, स्पेशल उसी की वीडियो लेके आऊँ न्यूमेरिकल की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि आप मैम उसी के ऊपर वीडियो लेके आओ पीएच के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर पर प्रोसीड करूँगी, ठीक है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर पर प्रोसीड करूँगी। अब देखो आपको दे रखा है कि आपको पीएच फाइंड करना है NaOH का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 4 इंटू में 10⁻⁻3। अब देखो यहाँ पे NaOH है, तो अगर NaOH है तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हमारे पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है। ये हमारे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से जो हम फाइंड करेंगे वो POH आएगा। हमें क्या फाइंड करना है? पीएच। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि अगर आपको पीएच फाइंड करना है और POH आए तो वो 15 माइनस में POH होता है, 14 माइनस में, और अगर आपको POH फाइंड करना हो तो वो 14 माइनस में पीएच हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना। तो यहाँ से आप POH फाइंड कर दो, कैसे आ जाएगा POH? देखो लॉग लगा देंगे इसके ऊपर, माइनस लॉग अंदर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3, तो ये माइनस में ऐसे अंदर चला जाएगा log 4 को मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ 2 ऐसे, माइनस में 3 आगे आ गया, log का क्या बन गया 10। अब ये माइनस का ऐसे ही 2 ऐसे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो ये 0.6 माइनस में 3 आ गया, तो log 1 तो 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.4। तो POH की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4। हमें फाइंड क्या करना है? POH आ गया हमारे पास, हमें फाइंड करना है पीएच। तो पीएच मैंने क्या बोला कि पीएच होता है हमारे पास 14 माइनस में POH, तो वो कितना आ गया 2.4, तो हमारे पास आ जाएगा 11.6 पीएच। तो पीएच कितना आ गया 11.6। वैसे भी ये हमारे पास बेस था, तो बेस का पीएच मैंने बताया 7 से ग्रेटर होगा। यहाँ देखो ये क्या आया है, ये POH आया हमारे पास 2.4, तो हमें तो पीएच फाइंड करना था, तो पीएच तो 7 से ग्रेटर होता है, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो। देखना जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो उसने जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखी होती है ना, वो यही दे रखी होगी 2.4, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके दिमाग में वो चीज़ ना आए कि आपने सॉल्व करिए 2.4 पहला ही ऑप्शन दे के आप आंसर कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, हमें पीएच फाइंड करना है, तो पीएच में हमें H की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो जब भी हमें बेस दे रखा होगा वो OH की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको PYQ आया हुआ है।
लेट्स से कि आपको ये दे रखा है कि आपके पास NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है 10 रेज़ टू पावर, NaH की कॉन्सेंट्रेशन है 10 रेज़ टू पावर -10, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वाटर डिज़ोल्व हो चुका है। कैसी कॉन्सेंट्रेशन है ये? डाइल्यूट है ये NaOH, ठीक है। तो अगर हम इसकी pOH निकालेंगे, देखो हम कैसे निकालेंगे इसका pOH। हम क्या करेंगे कि इसमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम ऐसे करेंगे log 10/10 आ जाएगा, तो -10 आगे आ जाएगा, log 10 करेंगे हम, तो log 10 करके हमारे पास 10 आ जाएगा। मतलब ये हम बोलेंगे कि जो इसका pOH है वो 10 आ गया। तो अगर इसका pOH 10 आया तो हम pH फाइंड करेंगे, तो pH तो इसका 4 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास। तो pH क्या आ जाएगा इसका 4। अब ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपका एसिड और बेस डाइल्यूट होगा, विच मीन्स कि 10 रेज़ टू पावर 7 से ऊपर पावर जाती है, 10 रेज़ टू पावर 8, 9, 8 तक भी चल जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 10, 11, 12 ऐसी, ठीक है। फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड एंड बेस, वेरी डाइल्यूट एसिड बेस के लिए, मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी जा रही है 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 10, 10 रेज़ टू पावर 11, 10 रेज़ टू पावर 12, तो आपको क्या करना है? देखो फिर क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें आप pH डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है, तो डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या हुआ इसमें, क्योंकि जो हमारे पास ये NaOH है ना, यहाँ पे NaOH, तो ये तो ब्रेक हो गया। मान लो इसमें Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इसमें वाटर भी है, तो अगर वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्लूड हो रही है। तो अब जो OH की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10 रेज़ टू पावर, मान लो -10 तो दे रखी है, वो तो होगी ही होगी, प्लस में जो वाटर है, वाटर की होती है 10 रेज़ टू पावर 7, वो भी ऐड होगी। दैट इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। सेम एसिड के केस में भी ऐसे होगा कि अगर इतना डाइल्यूट एसिड होगा तो उसकी वो प्लस में वाटर की भी ऐड होगी हमारे पास। तो अगर हमने यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, लेट्स से मैंने 10 रेज़ टू पावर -7 कॉमन ले लिया, तो -7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचता है 10 रेज़ टू पावर -3, और यहाँ पे बचता है 1, ठीक है, यहाँ पे बचता है 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 रेज़ टू पावर -7 ऐसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1/1000 बचता है, प्लस में 1/1000 का मतलब क्या है 10 रेज़ टू पावर 7, मतलब 0.001 प्लस में 1, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है। देखो ये ऐसे आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7 मल्टीप्लाई में 1.001, तो इसको अगर हम 1 ही कंसिडर कर ले अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारी जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन आई है वो 10 रेज़ टू पावर -7 आई है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आई है, तो ये हम pH के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये pH के लिए यूज़ करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये। तो हमारी जो एक्चुअल OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आई है वो आई है 10 रेज़ टू पावर -7, तो निकाल देंगे pH, माइनस ऐसे ही log 10 रेज़ टू पावर -7, तो माइनस आगे आया प्लस का 7, log 10 POH होगा, ये कितना आ गया 7, हमें निकालना है pH, तो वो भी 7 ही आएगा। 14 माइनस में 7 करेंगे 7। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारे दिमाग में pH को फाइंड करने का एक ही वे है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस पर लगा दो log, बट फॉर द वेरी वेरी डाइल्यूटेड एसिड जब भी कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -9, 10, 11, 12 दे रखी हो, तब आपको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके तब जाके आपको ये कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एसिड का आपके पास, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट है ये? एसिड का आपके पास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं यही पूछ रही हूँ, यहाँ से अगर आपको और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के ऊपर लेके आऊँ या फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेके आऊँ, ठीक है, अगर समझ में आ गया। स्पेशली मेडिकल वालों को प्रॉब्लम आएगी, मैथ्स वाले तो मे भी समझ जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये किसके लिए होता है? वीक एसिड और वीक बेस के लिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड कर जाते हैं, उनका pH तो हम जैसे मैंने फॉर्मूला बताया वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन। वीक बेस, ठीक है, उसके लिए आया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये क्या बोलता है? लेट्स से आपके पास है वीक एसिड, देखो HA, ये वाटर में डिसोशिएट करता है, कैसे करेगा?
H3O पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो हमारा क्योंकि सॉलिड लिक्विड स्टेट में होगा तो इसको तो हम 1 कंसिडर कर लेंगे। सेम यहाँ पे ये वाटर एक्सेस में होगा, इसको भी 1, तो ये हमारा आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ये क्या है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए आया है डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव होगी हमारी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा एसिड। अब अगर हमें pKa निकालना हो तो pKa हम क्या करेंगे माइनस लॉग ऑफ Ka, तो मतलब जितना ग्रेटर Ka होगा उतना pK कम होगा, pK कम ये ज़्यादा तो एसिड ज़्यादा, तो मतलब यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकलता है कि जो pKa है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के लिए। सेम ही बेस के लिए आएगा कि जो pKb है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें pH फाइंड करना है, तो pH फाइंड करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आए हैं 2 इम्पॉर्टेंट लॉ, तो उनको आपने लिख लेना है। उनके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं न्यूमेरिकल तो नहीं करवाने वाली हूँ। अगर हमें निकालना हो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि वीक है ना वो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना एसिड या बेस जो है वो डिसोशिएट हो रहा है। ये होगा हमारे पास रूट ऑफ Ka अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना भी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एसिड का अपॉन में C। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा निकाल लिया, तो जब हमारा अल्फ़ा निकल गया तो हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, H होगा तो H पॉजिटिव, OH होगा तो OH नेगेटिव, तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी C मल्टीप्लाई में अल्फ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, न्यूमेरिकल नहीं आया है बट फिर भी आप इसको लिख लोगे। अगर आपको क्या निकालने है, क्योंकि pH निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो अगर हमें वो निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन उसने दे रखी होगी, क्योंकि वो जैसे उसने ये दे रखा होगा ना कि आपके पास वीक, जैसे ये CH3COOH है कि ये 0.05 मोल है, तो ये कम्प्लीटली तो डिसोशिएट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाली कॉन्सेंट्रेशन फिल होगी। अल्फ़ा हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वो पुट करके फिर हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वो हम उस पर लॉग लगा के pH फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम लॉग लगा के pH फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में यहाँ पे इसका नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये क्या बोलता है, देखो इसका नाम बता रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, इसका नाम बता रहा है। ये क्या कर देता है ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, एक तो बेचारा वीक एसिड पहले ही नहीं डिसोशिएट हो रहा था, डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होती है वीक एसिड या बेसिस की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको क्या कर देता है सप्रेस, कम कर देता है। कैसे, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो बोथ, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन या कुछ भी है उनमें क्या होना चाहिए, एक कॉमन आयन, क्या होना चाहिए कॉमन आयन। अब हम वीक एसिड एक ही एग्जांपल लेके कंसिडर कर रहे हैं, CH3COOH। देखो ये इक्विलिब्रियम में था, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। ठीक है, इसकी डिसोसिएशन पहले ही नहीं हो रही थी, बट थोड़ी बहुत जो हो रही थी। अब हमने इसमें ऐड कर दिया एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये वाला, तो इससे क्या होगी CH3CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। तो ये क्या देखेगा कि CH3 पहले तो इक्विलिब्रियम में था जब ये नहीं था, पर जैसे ही ये आया तो इसने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, CH3CO नेगेटिव इंक्रीज़ हो गए, तो ये क्या करेगा कि H पॉजिटिव के साथ जितने भी ये हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं उनको कंबाइन करके बैकवर्ड कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो और कम हो जाएगी।
तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है कि जब हमारे पास कोई भी वीक एसिड या वीक बेस होता है तो उसका हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेते हैं, तो उससे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाती है, उससे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाती है। यहाँ पे क्या लिया हमने, लेट्स से यहाँ मैंने लिया वीक एसिड, बेस भी हो सकता है, तो ये क्या होना चाहिए इसका, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है हमारे पास, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस, ये है कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो जस्ट ये भी बताना था मैंने, वीक की कॉमन आयन इफेक्ट क्या कर देता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देता है। चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सोल्यूशन। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, बफर सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द पीएच ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है, किसको, रेजिस्ट टू चेंज द पीएच बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। कि मान लो किसी का पीएच कुछ भी है, लेट्स से पीएच 4 है, तो अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि एसिड का कम होता है। उसके बाद अगर हमारे पास पीएच 4 है, हम बेस डाल देते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज। बट ये कुछ एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच को चेंज नहीं करते हैं, चाहे हम उसमें एसिड डालें चाहे उसमें हम बेस डालें, उसको बोला जाता है बफर सोल्यूशन। लाइक हमारा ब्लड इज़ अ बफर सोल्यूशन, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो 7.2 से लेकर 7.4 पीएच के बीच में ही काम करती है। तो हम इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो थ्रू द फूड एसिडिक बेसिक लेके जाते हैं, बट उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो है हमारे पास बफर सोल्यूशन। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, उसको बोला जाता है उसकी बफर एक्टिविटी या बफर एक्शन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये बफर सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं बफर सोल्यूशन, जो देखो कैसे, एसिडिक बफर, एसिडिक, और दूसरा बेसिक। तो कैसे जज करते हैं हम इसको, एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा, देखो क्या होगा, वीक एसिड। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस। और इसके साथ में क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका सॉल्ट होगा, इसका सॉल्ट होगा, बट इसके स्ट्रॉन्ग, किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का। और यहाँ पे भी सॉल्ट होगा, फिर किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब देखो कैसे, क्या एग्जाम्पल है, वीक एसिड तो हमने वही लिखा हुआ है CH3COH। अब सॉल्ट लेना है हमें इसके स्ट्रॉन्ग बेस का, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसे हो सकता है, CH3COONA। तो यहाँ पे ये जो Na है ना, ये किससे आया हुआ है, OH से, NaOH से। NaOH क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है सॉल्ट। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं वीक बेस लूँ, NH4OH, ये वीक बेस है, तो इसका एसिड NH4Cl। ये Cl कहाँ से आया होगा, HCl से, तो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जब ये सोल्यूशन हमारे मिक्स होते हैं तो एक एसिडिक बफर बनता है और एक बेसिक बफर आपके पास फॉर्म होता है, राइट। तो ये था आपके पास बफर सोल्यूशन के बारे में। तो आज की क्लास का अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वो भी थोड़ा हायर लेवल का, थोड़ा सा बता दूंगी मैं आपको, क्योंकि उसमें से अगर न्यूमेरिकल इन केस आता है तब आप कर पाओ। क्या है आपका सॉल्युबिलिटी। वैसे ना इसको इस टॉपिक को मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो ये है ना, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर हम करेंगे, तो वहाँ पे आपको मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में करवाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्चुअल में समझ आएगा व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी, कैसे चीज़ें सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है। क्योंकि वैसे तो आपको पता होगा व्हाट इज़ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट उनको डिटेल में हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये टॉपिक आई थिंक सो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस कुछ भी जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सो मेरा माइक जो है वो ऑन नहीं था, पता नहीं वीडियो में क्या ही हुआ। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।